मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं नरोत्तम मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण अर्थात जब दो या अधिक पदों को मिलाकर के हम उसे छोटा कर लेते हैं, संक्षिप्त कर लेते हैं, तो संक्षिप्त करने की क्रिया ही समास कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यदि हम लिखें हस्तेन लिखितम, हस्तेन लिखितम, यहां दो पद हैं, एक है हस्तेन और दूसरा है लिखितम। जब हम इन दोनों को एक साथ मिला लेते हैं और अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह संक्षिप्त हो जाता है और यही संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। जैसे हस्तेन लिखितम को हम संक्षिप्त कर दें हस्तलिखितम। इसका भी मतलब है हस्तेन अर्थात हाथ के द्वारा, लिखितम लिखा हुआ, और हस्तलिखितम का भी मतलब हाथ के द्वारा लिखा हुआ। तो कहने का मतलब यह कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन शब्दों का संक्षिप्तीकरण हो गया। तो इसी संक्षिप्तीकरण करने की क्रिया को ही हम लोग समास कहते हैं। और भी जैसे अब राज्ञः पुत्रः, ये दो अलग अलग पद हैं, हम इन दोनों को एक साथ मिला लेते हैं, शब्द बन जाता है राजपुत्र। तो इस राजपुत्र पुत्र शब्द को हम समास कहेंगे। हस्तेन लिखितम से जो संक्षिप्त रूप बना हस्तलिखितम, हम इसको समास कहेंगे। तो समास को जानने के लिए समास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें चार तरह के प्रश्न होते हैं। पहला समास का नाम, समास विग्रह, और फिर समास विग्रह करना, समास करना। उसके बाद समास का नाम पूछा जाता है और कभी कभी समास की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो ये चारों बातों को हमको ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से समास के नामों को जानेंगे, कौन सा समास है, या दूसरा समास विग्रह कैसे करेंगे, तीसरी बात कि समास की क्या परिभाषा हो सकती है, समास की जैसे अभी हम पढ़ेंगे समास के अलग अलग भेदों को पढ़ेंगे, उन भेदों में हम सबका बारी बारी से परिभाषा देखेंगे, किसको किस आधार पर और कौन सा समास कहा जाता है। तो आइए इसको जानने से पहले हम यह जान लें कि देखिए जब सभी पदों को एक साथ मिला लेते हैं तो साथ में मिलाने की क्रिया समास कहलाती है। राजपुत्र एक समास है, हस्तलिखितम यह समास है। लेकिन जब इस समास को हम अलग अलग करते हैं, जैसे कि राजपुत्र को हम यदि अलग अलग करें तो शब्द बनेगा राज्ञः पुत्रः, हस्तलिखितम को हम अलग अलग करेंगे तो हस्तेन लिखितम। तो इस अलग करने की क्रिया है, इसको हम लोग विग्रह कहते हैं। हस्तेन लिखितम या क्या है तो समास विग्रह है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ कम से कम समास में कम से कम दो पद होते हैं। हस्तेन एक पद हो गया, लिखितम दूसरा पद हो गया, राज्ञः अलग पद है, पुत्र एक अलग पद है, और ये तो कम से कम दो पद होने चाहिए समास में। तो यहाँ जो पहले आता है, जो पद पहले आता है, इस पद को हम लोग पूर्वपद कहते हैं, और जो पद बाद में आता है उसको उत्तर पद कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है यह बात कि पूर्व पद कौन है और उत्तर पद कौन है। तो जो पहले आया है पूर्व पद है, जो बाद में आया है वह उत्तर पद है। तो और भी दूसरा हम लोग देख सकते हैं, अब यहां लिखा हुआ है चक्रे बंध, चक्रे
बंध। इसमें हम इसको समास पद बनाएंगे अर्थात समास बनाएंगे, चक्रबंध बनेगा। इसको हम समास कहेंगे, इसको विग्रह कहेंगे और इसमें चक्रे शब्द को पूर्वपद कहा जाएगा और बंध को उत्तर पद कहा जाएगा। ठीक है, अब भली भांति समझ गए होंगे कि पूर्वपद क्या है और उत्तर पद क्या है। अब यही पद की प्रधानता के आधार पर ही समासों का नाम दिया जाता है। किसी किसी समास में पूर्वपद प्रधान होते हैं, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, किसी में पूर्वपद प्रधान, किसी में उत्तर पद प्रधान, और किसी किसी समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो जाते हैं और किसी समास में न पूर्व पद प्रधान रहता है न उत्तर पद प्रधान रहता है। अर्थात कि हम चार तरह की बातों को देखते हैं। समास में कोई भी समास हो उसमें या तो पूर्व पद प्रधान होगा या फिर उत्तर पद प्रधान हो सकता है या दोनों पद प्रधान हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखें कि चार बातें निकल करके आई। एक में पूर्व पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान या फिर दोनों पद प्रधान या फिर कोई भी पद प्रधान नहीं। तो ये चार बातों के आधार पर ही समास के मुख्य भेद चार हैं। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। हालांकि ऐसे व्याकरणों में हम लोग पढ़ते हैं, आज आधुनिक जितने भी व्याकरण लिखे गए हैं उन सभी में 6 भेदों की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो समास के 4 भेद हैं। हालांकि हम 6 भेदों के बारे में आपको बताएंगे। आइए अब उन चारों भेदों को हम लोग जान लेते हैं कि वह 4 भेद कौन कौन से हैं और किसका क्या पहचान है। तो हम बता रहे थे जैसा कि आपको कि जिस या समास में पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान हो सकते हैं या दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि पूर्व पद जिसमें प्रधान रहेगा उसको हम कौन सा समास कहेंगे। तो परिभाषा है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, अर्थात कि पूर्व पद का अर्थ प्रधान जहां होता है, पूर्व पद का अर्थ जहां प्रधान होता है उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होगा उसको कहेंगे हम अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसी तरह से अब देखें उत्तर पद। तो उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, यानी जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा समास निकल करके आया तत्पुरुष समास। ठीक है, अब फिर से देख लें। पूर्व पद प्रधान होगा तो पूर्व पद जिस समास में प्रधान होगा उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होगी उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। और बात कर रहे थे हम कि या तो फिर दोनों पद प्रधान हो सकते हैं। तो यदि दोनों पद प्रधान हों तो देखें आप उभय पदार्थ प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, अर्थात उभय यानी दोनों पद का अर्थ जिस समास में प्रधान होता है उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर द्वंद्व समास की एक और परिभाषा दी जाती है चार्थे द्वंद्व, यानी और के अर्थ में, चार अर्थात और, अर्थे और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। तो आप फिर से देखें, पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहते हैं। उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं और जिसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और हम बात कर रहे थे कि एक समास ऐसा भी है जिसमें
पूर्व पद या उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो यहां देखें, अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि अर्थात अन्य पद का अर्थ, यानी न पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो न उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, बल्कि अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, तो उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अर्थात समास के मुख्य रूप से 4 भेद हुए। कौन कौन से? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास में किसी भी पद का अर्थ प्रधान नहीं होता है, बल्कि यह एक अलग पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से इन चारों समासों की परिभाषा, उसका पहचान, उसका विग्रह सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे, इसका विग्रह कैसे करेंगे? तो पहचानना बहुत सरल है। अव्ययी भाव समास को पहचानना बहुत सरल है। सबसे पहले आपको जान लेना है, जितने भी उपसर्ग हैं, उप, अनु, अधि, प्रति, नीर, नीस, परा आदि जो भी 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में, संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं सभी उपसर्ग को हम अव्यय कहते हैं। उपसर्गों को अव्यय कहा जाता है। ठीक है, उपसर्गों को अव्यय कहते हैं, अर्थात कि सभी उपसर्ग अव्यय। अभी यहां आप जान लें, अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए आपको सबसे पहली बात ध्यान में रखना है कि जहां कहीं भी जब दो पद को हम देखते हैं कि एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें पहला पद उपसर्ग है, तो हम बिल्कुल उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे एक शब्द लेते हैं उपनगरम, उपनगरम, तो इसमें देखिए 2 पद हैं, नगरम। ठीक है, उप जो है संस्कृत का उपसर्ग है। अभी यहां देख रहे हैं आप, उपसर्ग आ गया, उपसर्ग को ही हम अव्यय कहते हैं, और अव्यय शब्द से ही अव्ययी भाव समास का निर्माण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, अव्यय जहां होगा उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। उसी तरह से देखें आप, अनुशासनम, यहां क्या है, 2 पद हैं, अनु और शासनम। अनु एक उपसर्ग है, तो इसलिए हम बस उपसर्ग को देख करके पहचान सकते हैं। अभी यहां देखें आप, जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, हस्तलिखितम, तो इसमें 2 पद हैं, एक है हस्त और दूसरा है लिखितम। हम इसमें हस्तलिखितम और उपनगरम में क्या अंतर पाते हैं? तो अंतर है यहाँ पे हस्त जो है यह कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि यह एक शब्द है, यह पद है। लेकिन उपनगरम में हम क्या देखते हैं कि उप जो है इसमें यह उपसर्ग है, अव्यय। अनुशासनम में हम क्या देखते हैं कि अनु एक उपसर्ग है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको पूर्व पद में अव्यय दिख जाए, अर्थात उपसर्ग दिख जाए, तो हम उसको अव्ययी भाव समास समझेंगे। ठीक है, इसी तरह के और उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे आप देखें, प्रतिदिनम, यह एक समास है। अब हम इसको पहचानना है कौन सा समास है, तो सबसे पहले तो हमें दोनों पदों को अलग कर देना चाहिए। प्रतिदिनम, अब हम क्या देखते हैं कि प्रति कोई शब्द नहीं है, बल्कि यह एक उपसर्ग है। तो जहां कहीं भी उपसर्ग दिख गया हम उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। उसी प्रकार से और भी देखें, सपरिवारम लिखा हुआ है। यदि हमसे कोई पूछे सपरिवारम कौन सा समास है, तो सबसे पहले हम इसको दोनों पार्ट को अलग करेंगे। तो दोनों पार्ट कौन कौन है? एक है स, दूसरा है परिवारम। ठीक है, अब स देखें आप, तो स कोई शब्द नहीं है, बल्कि स एक उपसर्ग है। तो अभी इस शब्द में आप देख रहे हैं कि यह उपसर्ग युक्त शब्द है,
और जो भी उपसर्ग युक्त शब्द होगा अव्ययी भाव समास हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप अव्ययी भाव समास को भली भांति पहचान पाएंगे कि अव्ययी भाव समास कौन सा है। ठीक है, और दूसरी बात, अभी यहाँ अव्ययी भाव समास को विग्रह करने या समास बनाने के लिए आपको कुछ उपसर्ग और उसके अर्थ याद करने होंगे, जानने होंगे। कुछ मुख्य उपसर्ग और उसका अर्थ मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, जिसमें आप देखें उपसर्ग का प्रयोग होता है समीपम के अर्थ में। ठीक है, अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है पश्चात के अर्थ में। प्रति उपसर्ग का प्रयोग द्विरूक्ति के अर्थ में होता है, अर्थात किसी बात को दो बार कहना होता है तो उसके आगे प्रति लगा देते हैं। जैसे देखिए आप, प्रतिदिनम शब्द है, प्रतिदिनम, यहाँ दीनम शब्द में प्रति लगा है तो हम इसको द्विरूक्ति में यूज करेंगे, दीनम दीनम, अर्थात दीन शब्द को दो बार कहेंगे। उसी तरह से प्रतिवर्षम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वर्षम वर्षम। ठीक है, प्रति द्विरूक्ति के अर्थ में आता है। यथा अनतिक्रम्यम, अनतिक्रम्यम यानी के अनुसार। नीर उपसर्ग का मतलब है या नीस, नीर या नीस, ये दोनों उपसर्गों का मतलब है अभाव। दूर अथवा दूष, इन दोनों उपसर्गों का मतलब है वैर्धी। ठीक है, अनु उपसर्ग, यहां आप देख रहे हैं अनु उपसर्ग का प्रयोग पश्चात के अलावा योग्य के अर्थ में भी होता है। योग्य के अर्थ में भी अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स उपसर्ग का प्रयोग हम सहितम के अर्थ में करते हैं। स का उपयोग सहितम के अर्थ में होता है। ठीक है, अधि, इस उपसर्ग का प्रयोग में कारक चिन्ह के जगह पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें खास करके इन उपसर्गों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में किया जाता है। तो आपको इन उपसर्गों का अर्थ याद रखना है। इससे क्या होगा आपको कि अव्ययी भाव समास आप बना पाएंगे, समस्त पद बना पाएंगे, उससे उसका विग्रह कर पाएंगे और समास का नाम भली भांति पहचान पाएंगे। ठीक है, तो उप यानी समीपम, अनु पश्चात के अर्थ में, प्रति द्विरूक्ति के अर्थ में, यथा अनतिक्रम्यम अर्थात के अनुसार के अर्थ में, नीर और निस उपसर्ग का प्रयोग अभावः के अर्थ में, दूर दोष का प्रयोग वैर्धी के अर्थ में, स का प्रयोग सहितम के अर्थ में और अधि का प्रयोग में के अर्थ में किया जाता है। अभी अब देखिए आप कि किस प्रकार से अब इस समास को हम रूप देते हैं, कैसे हम समास बनाते हैं और इसका विग्रह कैसे कर पाएंगे। अब मान लीजिए अभी यहां शब्द लिखा हुआ है शिवस्य पश्चात, शिवस्य पश्चात, इसका समस्त पद क्या बनेगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि पश्चात के लिए अनु उपसर्ग होता है, पश्चात के लिए अनु उपसर्ग, पश्चात के अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पश्चात के लिए अनु लिख लेंगे। उसके बाद यह जो पद है शिवस्य, इसका मूल रूप लिखते हैं। इसका मूल रूप क्या है, तो शिवस्य शिव शब्द से बना हुआ है, इसलिए इसको शिव लिखेंगे। और एक बात होती है कि अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। तो अनुशिव को जब हम नपुंसक लिंग का एक वचन रूप प्रदान करेंगे तो यहाँ पे म आ जाएगा।
अर्थात शिवस्य पश्चात का समस्त पद बनेगा अनुशिवम। उसी प्रकार से यदि लिखा हुआ है नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम, तो अभी देखे थे आप समीपम इस अव्यय का के लिए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम यहाँ उप लिख लेंगे, उसके बाद इस शब्द का मूल रूप लिखेंगे। तो नगरस्य शब्द बना है, नगर शब्द से यहाँ नगर, और जैसा कि मैं बता रहा था आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि अव्यय भाव समास का समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। तो उपनगर को जब हम नपुंसक लिंग का एक वचन रूप प्रदान करेंगे तो शब्द बनेगा उपनगरम। और भी देखें, जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है जनानाम अभावः। ये जनानाम अभावः का समस्त पद क्या बनेगा? तो आप देख रहे थे कि नीर या नीस उपसर्ग का प्रयोग अभावः के अर्थ में होता है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ नीर, र चूंकि हलंत होता है उसमें आधा होता है, इसलिए वह रेफ के रूप में प्रयुक्त होगा। अब यहाँ जनानाम, तो जनानाम शब्द का मूल रूप है जन, और यहाँ रेफ नीर का निर्जन। और हम बता रहे थे आपको, बार बार बता रहे हैं, अव्यय भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, इसलिए यह हो जाएगा निर्जनम। उसी तरह से आप जो जितने भी वहां उपसर्ग बताए गए आपको पहले जो मैंने आपको जो बताया, उन सभी का अर्थ आपको याद रखना है। और जिस तरह से आपको मिले, अब समस्त पद बनाना जान गए, अभी विग्रह थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम विग्रह कैसे कर पाएंगे। तो अब यहां देखिए, जैसे अभी लिखा हुआ है उपवनम, यह एक समास है उपवनम, ठीक है। इसको विग्रह करना है तो हम कैसे कर पाएंगे? तो जैसा कि आपको बताया गया सबसे पहले कि यदि उपसर्ग लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वह अव्ययी भाव समास है, और उप का प्रयोग होता है समीपम के अर्थ में। तो उपवन का अर्थ क्या होगा हिंदी में? आप समझ सकते हैं वन के समीप। उपवन अर्थात वन के समीप। अब वन के यहाँ पे संबंध कारक आ जा रहा है, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी वनस्य, और उप का प्रयोग समीपम के अर्थ में होता है, इसलिए इसको लिख लेंगे समीपम। यानी उपवनम का विग्रह क्या बनेगा? तो वनस्य समीपम। उसी तरह से यदि हम देखें अनुशिवम इस शब्द को, तो यहां देखिए अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनु उपसर्ग के बदले पश्चात शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, पश्चात अव्यय का प्रयोग करते हैं। यानी अनुशिवम का मतलब हो जाएगा शिव के पश्चात, यानी शिवस्य पश्चात इसका विग्रह बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जितने भी समास हैं, और यहाँ अव्ययी भाव में खास करके यदि देखें तो जितने भी उपसर्ग आप पढ़ रहे थे अभी जो भी बताया गया, उन्हीं उपसर्गों का प्रयोग विशेष करके यहाँ किया जाता है। और वे आप देखेंगे आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में हम आपको बता रहे थे कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। दूसरे पद की प्रधानता होती है। अभी देख लेते हैं हम लोग तत्पुरुष समास को। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में इसके पदों की जो विशेषता है वह ऐसा है कि पूर्व पद में और उत्तर पद में, यहां पूर्व पद में संज्ञा शब्द हो सकता है, सर्वनाम शब्द हो सकता है। उत्तर पद में, तत्पुरुष समास के उत्तर पद में संज्ञा शब्द हो सकता है, सर्वनाम शब्द हो सकता है, और क्रिया शब्द हो सकता है, ठीक है। पूर्व पद में किस प्रकार के शब्द आएंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम। और उत्तर पद में संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है,
क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि देखें आप अभी थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में। जैसे अभी यहां यदि हम लिखें निर्धनम, निर्धनम एक शब्द है और एक शब्द है गृहगतः। अभी यहां देखिए दोनों समास हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जहां उपसर्ग रहेगा, जिस समास में उपसर्ग रहेगा वह समास निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास कहे जाएंगे। गृहगतः शब्द पर गौर करें, इसमें दो पद है, गृह और दूसरा पद है गतः। ठीक है, अभी इसको देखिए तो गृह, गृह एक संज्ञा शब्द है, गतः क्रिया शब्द है, यहां कोई उपसर्ग नहीं आ रहा है, अतः यह अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता है। लेकिन निर्धनम में देखें तो इसके पूर्व पद में नीर और दूसरे पद में धनम शब्द आया है। नीर एक उपसर्ग होता है, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग जानते हैं आप, आपको समझ में आ रहा होगा। तो नीर एक उपसर्ग है और जिस समास में उपसर्ग होगा वह अव्ययी भाव होगा। अभी यहां देखिए यह अव्ययी भाव नहीं होगा क्योंकि यहां कोई उपसर्ग नहीं आ रहा है। अब हमें यह सोचना है कि अव्ययी भाव नहीं होगा तो कौन होगा। दूसरा नंबर का जो समास हम बता रहे थे आपको, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने बताया आपको कि इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसके पूर्व पद में संज्ञा शब्द होंगे या सर्वनाम शब्द होंगे। हम जांच कर लेते हैं, यहाँ इसके पूर्व पद में गृह शब्द आया है, गृह एक संज्ञा शब्द है, तो यह तो बात सही हो गई। उत्तर पद में, उत्तर पद में क्या होना चाहिए, तो कोई संज्ञा होनी चाहिए या सर्वनाम या फिर क्रिया। उत्तर पद में हम देखते हैं कि गतः यानी गया हुआ, यह एक क्रिया शब्द है, तो बिल्कुल यह तत्पुरुष समास होगा, गृहगतः। ठीक है, उसी तरह से और भी हम लोग देखें, जैसे गंगा जलम, गंगा जलम एक समास है। अब इसको हमें तय करना है कि कौन सा समास है यह, तो हम देखेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में सोचेंगे। अव्ययी भाव समास में तो पूर्व पद अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, यहाँ तो गंगा शब्द है, यह उपसर्ग नहीं है, तो गंगा शब्द एक संज्ञा शब्द है और जलम शब्द यह भी संज्ञा है। तो संज्ञा संज्ञा, पूर्व पद भी संज्ञा, उत्तर पद भी संज्ञा, तो किस समास में आता है पूर्व पद भी संज्ञा और उत्तर पद भी संज्ञा, तो इसका उत्तर होगा हमेशा तत्पुरुष समास। तो चलिए गंगा जलम तत्पुरुष समास हुआ आपका। ठीक इसी तरह से आप देखें तो बहुत सारे समास आपको मिलेंगे और वहां तुलनात्मक, आपको पहले सबसे पहले आपको तुलनात्मक देखना है कि यह अव्ययी भाव है कि नहीं, तत्पुरुष है कि नहीं। लेकिन अब देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं विभक्ति के आधार पर। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं विभक्ति के आधार पर। आप पहले पढ़े होंगे कि विभक्तियां 7 होती है, संस्कृत में विभक्तियां 7 होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। यहाँ विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। यहाँ देखेंगे प्रथमा विभक्ति को छोड़कर शेष सभी विभक्तियों के नाम पर इसके नाम रखे गए हैं। प्रथमा को छोड़कर, प्रथमा विभक्ति को यदि छोड़ दें हम तो आएगा द्वितीय विभक्ति, और ये द्वितीय विभक्ति के आधार पर इसका नाम रखा गया है द्वितीय तत्पुरुष। उसी तरह से तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, और इस तरह से कुल मिलाकर के 6 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा यह विचार करना है कि द्वितीय तत्पुरुष किसको कहेंगे, तृतीय तत्पुरुष किसको कहेंगे, या चतुर्थी तत्पुरुष किसको कहेंगे। तो यह बड़ा आसान है, सिंपल सा है, द्वितीय किसको कहा जाए, तृतीय किसको कहा जाए। ठीक है, अभी यहाँ देखिए एक समास हम बनाते हैं, विप्रस्य पुत्र, इसका समस्त पद क्या बनेगा, विप्र पुत्र। अब यहां देखें आप, विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण और पुत्र। ठीक है, ब्राह्मण भी
संज्ञा शब्द है और पुत्रः भी संज्ञा शब्द है। अभी हम आपको बता रहे थे तत्पुरुष समास में कि पूर्व पद में संज्ञा होती है, उत्तर पद में भी संज्ञा होती है, तो निश्चित रूप से वह तत्पुरुष समास होता है। यह तत्पुरुष समास है। लेकिन अब तत्पुरुष में कौन सा, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, तो तय करना बिल्कुल आसान है। पूर्व पद में जो विभक्ति लगी हुई है, विप्रस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि विप्रपुत्र षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है। उसी तरह से आप देखें व्यासेन कृतम, व्यासेन कृतम, व्यास, वेद व्यास नाम है व्यक्ति का, संज्ञा शब्द है यह, कृतम किया हुआ, किया गया, यह क्रिया शब्द है। तो संज्ञा और क्रियाओं के योग से भी तत्पुरुष समास बनता है। आप यहां देखें, इसको समास बनाएंगे व्यास कृतम। ठीक है। अब यहां देखिए इसके पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, आप जान पाएंगे कि इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है, व्यासेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह तृतीय तत्पुरुष है। ठीक है। इस तरह से जो विभक्ति आपको मिले वही तत्पुरुष इसका नाम होगा। अभी यहां देखें, तय करें आप कौन सा तत्पुरुष होगा। दानाय शाला, अभी यहां देखिए इससे समस्त पद बनेगा दानशाला। यहां पूर्व पद में आप देख रहे हैं दानाय, इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, और चतुर्थी विभक्ति लगी होने के कारण दानशाला शब्द को हम चतुर्थी तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है। चलिए आज इतना ही भर तत्पुरुष समास, अगला दिन द्वंद्व या आगे का समास भी बताया जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और यदि आपका हमारा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड होगा। दोस्तों धन्यवाद।